जैसे कितने लोग यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट से, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट वर्किंग इन यूनिवर्सिटी कैंपस, कितने लोग कितने हमारे जो साथी हैं वो गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस से, और कितने हमारे साथी हैं जो सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। थैंक यू। अच्छा, आप सब लोग अलग अलग विषय के भी होंगे, सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट एरिया होगा? नहीं, बैठ के नहीं होगा, ऐसे बताओ। लैंग्वेजेस वाले कितने लोग हैं? सोशल स्टडीज के कितने लोग हैं? कॉमर्स मैनेजमेंट में और साइंसेज वाले लोग। ग्रेट, थैंक यू। फ्रेंड्स, दोबारा आपके समक्ष में उपस्थित हूँ और जो इस सत्र का थीम है वो गवर्नेंस इन हायर एजुकेशन और उसमें रिफॉर्म्स को धीरे धीरे एक रैशनल बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, फिर हम गवर्नेंस पे आते हैं। एक बहुत पॉपुलर सा वीडियो है जो यूट्यूब पे और आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में अक्सर घूमता रहता है। उसका पर्पस कुछ और है, लेकिन मैं उस वीडियो को यहाँ कुछ और पर्पस से यूज करूँ। पहले हम वो देख लें, फिर उसके उद्देश्यों पे हम चर्चा करें। सबने देखा होगा, लेकिन उसको आज हम एक अलग तरीके से देखें। In today's modern world, you can watch what you're doing, or you can watch where you're going, but you can't do both. And now, you don't have to, thanks to Guiding Hands. At Guiding Hands, we understand how important it is to stay connected when you're on the go. Simply request a guiding hand, and within seconds, we'll be at your side, ready to guide you to your destination. Let us navigate your world so you can navigate the web. Your guiding hand will take care of all the pesky distractions that once forced you to look up. We look out for you so you can keep an eye on the things that matter most. Enjoy the security that comes in knowing you are finally, truly connected. Guiding Hands. We got this. छोटा सा वीडियो है, टेक्नोलॉजी के सेंस में यूज किया गया है। इसका नाम है गाइडिंग हैंड्स। टेक्नोलॉजी के सेंस में इसलिए यूज किया गया कि आजकल हम लोग ऑल द टाइम ये इसमें लगे रहते हैं। तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है, और वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो होगी वो गाइडिंग हैंड्स की होगी, क्योंकि वो हैंड्स जो है वो लोगों को लेकर के गाइड कर रहे होंगे। ये ह्यूमरस है और एक क्या कहें, व्यंग भी है, सरकाज़म भी है, किस तरह से हम होते चल रहे हैं। बट आई एम यूजिंग दिस हियर गाइडिंग हैंड्स बिकॉज वी ऑल आर टीचर्स एंड वी आर द गाइडिंग हैंड्स, राइट? बट इस तरह के गाइडिंग हैंड्स नहीं कि बिल्कुल वो हर समय उंगली पकड़ के चलते रहना, और वो गाइडिंग हैंड्स नहीं। ये गाइडिंग हैंड्स क्या कहता है कि यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, आपकी निर्भरता है उन गाइडिंग हैंड्स पर। जबकि हम क्या करना चाहते हैं एज ए टीचर, वी वांट टू बिकम अ गाइडिंग हैंड, बट हम उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारा जो विद्यार्थी है, हमारा जो स्टेक होल्डर है, हम उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। हम चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्वतंत्र हो और वो अपनी स्वतंत्रता से
क्योंकि सिंह साहब यही चाहते हैं ना हम लोग। तो इस तरह से तो क्या किया जाए, गवर्नेंस का हम थोड़ा लेट से, थोड़ा हम एक जैसा मैंने कहा कि रैशनल कि हमें वहाँ पहुँचने की क्या आवश्यकता है। और पिछले कुछ वर्षों से लीडरशिप पोजीशन में काम करते हुए मेरे अनुभव क्या रहे हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा कि आप कौन कौन से इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करते हैं, किस तरह के इंस्टीट्यूशन से आप आते हैं, ताकि डाइवर्स ग्रुप है मैं उस हिसाब से फिर बात करूँ। मित्रों, एक छोटी सी आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, चलती का नाम देखी होगी, बहुत पुरानी फिल्म है, ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद एक और फिल्म आई किशोर कुमार साहब ने बनाई, उसका नाम था बढ़ती का नाम राखी। ये किसी ने देखी है? ये बिल्कुल उसके इमीडिएटली बाद आई थी, जब चलती का नाम गाड़ी जब सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद बढ़ती का नाम गाड़ी। मैं उसका जिक्र उस फिल्म का इसलिए आज कर रहा हूँ कि दो शब्द हैं, मैं गवर्नेंस के यहीं से जानता हूँ। दो शब्द हैं, एक है कोऑपरेशन और एक है कॉम्पिटिशन। ठीक है, जनरली कहावत ये है, ये कहा जाता है कि कोऑपरेशन ब्रिंग्स बेस्ट आउट ऑफ द इंडिविजुअल, व्हेयरएज कॉम्पिटिशन ब्रिंग्स पीस आउट ऑफ। ये कहते हैं कि ये प्रतियोगिता जो है, जिसको हम कहते हैं ना आजकल प्रतियोगी बनो, आगे बढ़ो, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी चीज है। प्रतियोगिता करो, अपने आप से करो कि कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ, परसों मुझे कहाँ पहुँचना है, ये प्रतियोगिता बहुत अच्छी है। लेकिन एक दूसरे, हम दोनों दो इंडिविजुअल एक जैसा है ही नहीं, उनके बीच में प्रतियोगिता नहीं हो सकती। फुटबॉल का गेम देखा है आपने, हॉकी का फुटबॉल? तो इस फुटबॉल में, खेल में 90 मिनट का जो खेल होता है, उसमें आप दो टीमें प्रतिस्पर्धा में होती हैं, लेकिन अधिकांश समय आप देखिए कोऑपरेशन होता है, क्योंकि एक टीम अपने बीच में ही 11 खिलाड़ियों के बीच में गेंद को पास कराती है अधिकांश समय। इसलिए जो फुटबॉल का स्टैटिस्टिक्स जब आता है ना, तो आप देखिएगा बॉल पोजीशन करके आता है, तो कौन सी टीम ने कितनी देर तक बॉल अपने पास रखी, मतलब वो अपने खिलाड़ियों के बीच में कोऑपरेशन कितनी देर तक मेंटेन की। वो गोल मारने वाला, वो जो प्रतिस्पर्धा वाला जो समय होता है, वो तो बहुत थोड़ा होता है। तो फुटबॉल खेल जिसको कंपटीशन बोलते हैं, उसमें भी 80%, 90% समय जो होता है वो कोऑपरेशन का होता है। वहां भी कंपटीशन की संख्या, हाँ, वो कोऑपरेशन गोल मारने के लिए होता है, लक्ष्य एक होता है और कोऑपरेट करके गोल मारना। इसलिए जो कोऑपरेशन है, जो सहयोग है, वो कंपटीशन से बड़ा होता है। ये बात 1950 के दशक में जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म बनती थी, चलती का नाम गाड़ी के बाद बढ़ती का नाम दाढ़ी बनाई किशोर कुमार साहब ने, और इसी पे बनाई, कोऑपरेशन वर्सेस कॉम्पिटिशन। बहुत सुंदर सी छोटी सी स्टोरी है, मैं आपको शॉर्टकट में सुनाता हूँ, फिर आपको लगेगा कि कैसा था। वो एक बहुत बढ़िया राज्य होता है, राजा होता है, रानी होती है, राजकुमारी होती है, राज्य के लोग होते हैं, मंत्री होता है, बड़ा खुशहाल राज्य है, राम राज्य है उस राज्य। हर व्यक्ति आपस में मिलजुल करके रहते हैं, सारी चीजें परफेक्ट, जो एक परिकल्पना है, एक दूसरे के सहयोग से चल रहा है। राजकुमारी बड़ी होती है, राजा को उसकी शादी करनी होती है, तो उसको कुछ नहीं समझ में आता है, तो वो एक घोषणा करता है कि जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी होगी, राजकुमारी की शादी उसी से की जाएगी और आधा राजपाट भी दे दिया जाएगा। आप पुरानी बचपन में हम लोग थे तो कहानियों में यही दो चीज आउटकम होता था किसी कहानी का, कि आधा राजपाट मिल जाएगा और राजकुमारी से शादी हो जाएगी।
यही होता था। तो उन्होंने भी ये घोषणा की कि राजकुमारी से शादी हो जाएगी। ठीक है सर। अब उस राज्य में हर व्यक्ति दाढ़ी बढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि लंबी दाढ़ी वाले को ही राजकुमारी मिली। पंखा थोड़ा सा स्लो कर लाइट जरा सा नहीं, इसका रेगुलेटर थोड़ा सा स्लो। तो दाढ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है सर। सब लोग आपस में बड़े हंसते खिलखिलाते हैं। थोड़े समय के बाद, 15-20 दिन के बाद, लोग दाढ़ी मिलाने लगते हैं। अच्छा तुम्हारी बड़ी हो गई, अच्छा मेरी तो छोटी हो गई, अच्छा हम दोनों की तो बराबर है, ऐसी बातें हंसी मजाक। धीरे धीरे ये लगने लगा इनकी तो मेरे से थोड़ी बड़ी हो गई, मेरी थोड़ी छोटी हो गई, इनकी थोड़ी और बड़ी हो गई। ये कॉम्पिटिशन पैदा। और फिर वो जो मैंने कहा वो बीस्ट जो है वो अंदर से आने लगा। तो क्या वही वो तो ह्यूमर वाली फिल्म थी, तो उन्होंने ह्यूमरस तरीके से उसको बताने की कोशिश की कि आप सोए हुए हो तो जाकर के आपकी दाढ़ी काट दी, आप कहीं और हो तो च्युइंगम चिपका दिया तो आपकी दाढ़ी वैसी हो। अब आपकी और हमारी दोनों की दाढ़ी छोटी हो गई तो किसी ने छोटी कर दी, उनकी बड़ी दिख रही है तो हम दोनों ने मिल करके पकड़ के उनकी दाढ़ी काट दी। और पूरे राज्य में एक दूसरे की दाढ़ी काटने की ऐसी कलाकार प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। उन्होंने अलग अलग तरीके से बताया कि देखो वही इंसान जब तक ये कंपटीशन का भाव उसमें नहीं था, कितना प्रेम से आपस में एक दूसरे से मिलकर एक भावना से काम करता है। जरा सा कंपटीशन का भाव आया कि कौन पहले, तो वो जो कहते हैं ना कि अपनी लाइन ऊपर करने की बजाय दूसरे की लाइन छोटी करने की परंपरा उसमें शुरू हुई। ये बात उन्होंने बहुत पहले एक फीचर फिल्म के माध्यम से समझाने की कोशिश की। किसी भी क्षेत्र में गवर्नेंस के लिए सबसे बड़ी जो मूल मंत्र है वो टीम है, वो कोऑपरेशन है, वो कंपटीशन नहीं है। मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, वो कंपटीशन नहीं है, वो ये है। सक्सेस का मूल मंत्र यही है। तो यहाँ से हम अपनी बात शुरू करते हैं। और आज से 8 साल 10 साल पहले रवीश जैन सर इधर बैठे हैं, हम लोगों ने मिल करके वहाँ इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को आदर्श विश्वविद्यालय बनाने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, प्रपोजल वगैरह बनाए। उस समय कुछ डेटा इकट्ठा किया, उस समय कुछ एनालिसिस करी, दुनिया भर की जितनी संस्थाएं हैं उनके बारे में। आजकल रैंकिंग वगैरह का बहुत बड़ा जोर है, आपने देखा होगा NAC है, QS है, या टाइम्स रैंकिंग में बहुत सारी रैंकिंग की संस्थाएं चल रही हैं। तो पहले थोड़ा सा हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम की जो संस्थाएं हैं उसके मूल तत्व क्या है, और ऐसी खास करके ऐसी संस्थाएं जो अभी शीर्ष पे है, सर्वोच्च स्तर पे हैं, उनमें क्या खासियत है और वो कैसे गवर्न होती है, और हम किस तरह से थोड़ा सा बीच बीच में हम कंपेरिजन करते हुए चले। तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूं तो देखिए यूनेस्को का जो एजेंडा है 2030 वो 5 क्रिटिकल डायमेंशंस की बात करता है। They are called 5 P's. That is people, prosperity, planet, partnership and peace. These are the 5 P's. अभी आप लोगों ने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, 17-18 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs जिनको बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारी हायर एजुकेशन की जो संस्थाएं हैं उनका मेन जो फोकस है ये 5 P's को लेकर है, जिसमें देखिए सबसे पहला पीपल है, लोग हैं, फिर उनकी प्रॉस्पेरिटी है, धरा है, पार्टनरशिप है, कंपटीशन कहीं नहीं है, देखिए पार्टनरशिप है, कोऑपरेशन, पीस है। The main features of sustainable development are how it respects and cares for all kinds of forms. ये सबसे बड़ी बात है, respect and caring not only human beings but all kinds of life.
हर तरह के जीवन का रिस्पेक्ट करना, improving the quality of human life, minimizing the depletion of natural resources, and enabling the communities to care for their own environment. Basically, ये 4 फीचर्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका मेन लक्ष्य इसी तरह के कार्य को संपादित, अल्टीमेट लक्ष्य है जहाँ पे हम संपादित करें। एक नया टर्म आजकल पिछले कुछ सालों से मूविंग अराउंड है, जिस पे लोग डिस्कशन करते हैं, जिसको कहा गया रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, कि हम सबसे ज़्यादा इनोवेशन हम कोशिश करते हैं हमारी शैक्षणिक संस्थाओं में हो। रिसर्च का बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको हम एड्रेस करते हैं। रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन क्या होता है? अभी आप लोगों ने किसने ओपनहाइमर देखी है? वो जो फिल्म आई है, बड़ी पॉपुलर सी है, हॉलीवुड की फिल्म है, देखी है किसी ने? नहीं देखी। वो फिल्म है, चूँकि मैं मीडिया का विद्यार्थी हूँ, खास करके एजुकेशनल मीडिया के विद्यार्थी हूँ, तो एग्जाम्पल्स में बार बार कुछ मीडिया के ही एग्जाम्पल्स फ्रीक्वेंटली आ सकते हैं, आएंगे। बेसिकली उस फिल्म में वो जिसने एटम बॉम्ब बनाया, साइंटिस्ट ने, और जब एटम बॉम्ब वो जो गिरा दिया गया नागासाकी और हिरोशिमा, तो गिराने के बाद जो उसकी आत्मग्लानि और गिल्ट होता है, और ये कहता है कि अगर मुझे ये पता होता, वो अपने आप को जिम्मेदार मानता है उन लाखों लोगों के मृत्यु के। और ये कहता है कि मैं अगर पता होता कि मुझे इसका उपयोग इस तरह से किया गया तो ये बॉम्ब कभी नहीं। ये शुरुआत पूरी दुनिया में आजकल डिस्कशन चल रहा है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को लेकर के, और बड़ा डिस्कशन जो है वो ओपनहाइमर की, जो उसकी आदमी कथा जैसी है, और जब वो बात इस बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इज, ना by taking social and ethical aspects into account and by balancing economic, social, cultural and environmental aspects. कि अगर मैं कुछ इनोवेट कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ बना रहा हूँ, तो वो मेरे समाज के लिए इमीडिएटली और अल्टीमेटली कहीं हानिकारक तो नहीं। हर एस्पेक्ट और इन एवरी एस्पेक्ट ये देखना। तो अब एक ग्रुप बना हुआ है दुनिया में, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं भाई, आप जानते होंगे, जो इस बात को देख रहे हैं कि जो इनोवेशंस चल रहे हैं वो इनोवेशंस में समाज को क्या नुकसान हो सकता है, तो उसको कहाँ तक रखा जाए। मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, मैंने वीडियो दिखाया आपको, का यूज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइडिंग हैंड्स के सहारे यूज करना, ये भी रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन वाले हमको वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसी नौबत नहीं। Right? So therefore we all are in higher education institutions and the public expects us to act responsibly. And responsible innovation creates spaces and processes to explore innovation and its consequences in an open, inclusive and timely way. Basically, ये देखना कि इसका हमें हमारे समाज को क्या प्रभाव पड़ेगा, उस हिसाब से उसमें चेंजेस ले आना या कॉशन करना और रोकना कि इस तरह का नहीं करना। हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 ही है ना? कौन से? कौन से? सोचना, देखना, करना, स्मेल करना। ठीक है, कॉमन सेंस भी हो सकता है, कॉमन सेंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ सेंस, बट ये 5 जो सेंसेस लोग देखो, रिस्पॉन्सिबल लोग जो बात कर रहे हैं दुनिया में, वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये लेकर के घूम रहे हैं और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, और हकीकत ये है कि हम अपने सारे लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए। बात यहाँ तक तो ठीक थी कि सारे लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए, अब ये बात हो रही है कि आप खुद से भी डिस्कनेक्ट हो गए।
कैसे खुद से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? बोले कि बस आप 5 सेंस है लेकिन दिखता 2 ही 3 है। कौन सा? योर आईज, योर ईयर्स, हेडफोन लगा हुआ, आंख एंड 10 फिंगर्स, 10 उंगलियां। इसी 3 का सर्वाधिक उपयोग हो रहा है। इवन इफ वी आर ईटिंग, इवन इफ वी आर टॉकिंग टू समवन, तो रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन वाले लोग ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि भाई समझ जाओ, इसको यहाँ तक लिमिट करो, इसको यहाँ से आगे। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गवर्नेंस और लीडरशिप का एक बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। तो कोऑपरेटिव रहना है, टीम वर्क में रहना है, रिस्पॉन्सिबल होकर के रहना है, सबके बारे में सोचना। राइट रजनीश भाई, अब आप मैं पुराने वाले स्लाइड्स पे आता हूँ थोड़ा सा ब्रीफिंग देने के लिए। देखिए आजकल देखिएगा कि ये रैंकिंग के पैरामीटर्स हैं, आप सब लोग जानते होंगे नैक के रैंकिंग के पैरामीटर्स हैं। नैक 1000 पॉइंट्स पे रैंकिंग करता है, आप उसमें देखिए 60 पॉइंट्स 60%, ये टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च से रिलेटेड 60%। बाकी 40% इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस और दूसरी सारी चीजों से रिलेटेड है। बट मेनली मेजर फोकस कहाँ है? 60% टीचिंग और लर्निंग। दूसरा ये टाइम्स हायर एजुकेशन का है, वो जो असेसमेंट करते हैं उसमें आप देखो टीचिंग और लर्निंग पे जो एम्फेसिस है वो 90% है। तो इधर नैक वाला 60% है, इधर वाला 90%। ठीक है ना? तो बेसिकली हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हमें गवर्न और मैनेज किस चीज को करना है? मेजर। उसके अलावा भी बहुत सारी, देखिए कुछ करिकुलर एस्पेक्ट्स हैं, कुछ को करिकुलर हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर। हमको मेजर मैनेज सभी को करना है, लेकिन मेजरली हमारा फोकस है 60% और 90%। यहाँ आप देखोगे तो इंटरनेशनल आउटलुक वगैरह की भी बात होती है। उस समय रजनीश जैन साहब ने बड़ी मेहनत करके कुछ चीजें निकाली थी, मैं आपके सामने देता हूँ। ये दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है? इनकी रैंकिंग बदलती रहती है। कभी ये 5 ही आपस में कोई पहला हो जाता है, कोई दूसरा हो जाता है, कोई तीसरा हो जाता है। इनकी रैंकिंग बट यही 5 रहते हैं टॉप 5। बट इनके देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो देखिए, एकदम शायद 11 है, ये है ना 11.2 है। बाहर के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो उनकी संख्या 20% से ज्यादा है, और लड़के लड़कियों की जो डिफरेंस है वो इस तरह से है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं एशिया की जो रैंकिंग में कहाँ पे हैं। ये हमारे अपने इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं जो रैंकिंग में किन जगहों थोड़े आगे पीछे होते रहते हैं। देखो पहले ही यहाँ दिख गया ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट 1%, 0%। बट इसके बाद जो है वो इम्पोर्टेंट। अब इनके खर्चे देखो, एक्सपेंडिचर है ये बजट नहीं है। ये विश्वविद्यालयों के एक्सपेंडिचर है 12,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए, इस तरह से ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके एक्सपेंडिचर है। क्या क्या बातें आ गई आप देखो शुरू से, ये सब गवर्नेंस की बात हो रही। स्टूडेंट आया, टीचर आ गया, डाइवर्सिटी स्टूडेंट्स की आ गई, मेल फीमेल और इंटरनेशनल और अदर रीजन्स की, राइट। फिर एक्सपेंडिचर आया, वित्त आया, फाइनेंस आया, इतनी सारी बातें हैं, ये सारे उसके हिस्सा है। कुल मिला करके अब ये यहां से कहानी शुरू होती है कि दुनिया के
जो टॉप के विश्वविद्यालय उनमें कॉमन चीजें क्या क्या है। तो हमारे भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में वो बातें होनी चाहिए। तो कॉमन बातें निकल के जो आती हैं, उनका ग्लोबल रेपुटेशन अबाउट टीचिंग एंड रिसर्च, टीचिंग और रिसर्च के बारे में अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ख्याति कैसी है, इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, रिसर्च पब्लिकेशन, पेटेंट, साइटेशन, प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशन, अवार्ड्स, और फैकल्टी, उसकी स्ट्रेंथ। और इन सारे संस्थाओं में एक और भी कॉमन चीज पाई गई, दे हैड लार्ज कैंपसेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। उनका स्टूडेंट टीचर रेशियो आप देखिए 10, 11, 12। फाइनेंशियल रिसोर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा मिनिमम 7,000 करोड़ रुपए, मैक्सिमम 25,000 करोड़ रुपए राज्य शासन के बजट से भी ज्यादा एजुकेशन की वजह से। गवर्नेंस एंड ऑटोनॉमी और ग्लोबल आउटलुक और एल्यूमिनाई, ये कुछ उनकी बातें की। इसको फर्दर जब और नैरो डाउन किया तो ये सब चीजें निकल के आए। क्या निकल के आया कि ऑल द टॉप 200 यूनिवर्सिटीज, you know, they have huge campus and huge income and expenditure ranging from 7,000 to 25,000. Student teacher ratio 6:1 to 11:1. 20% जो स्टाफ है वो अब्रॉड से है। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, पुरानी संस्थाओं से अभी मिला के 20% से मुझे ध्यान है, एक टर्म इनब्रीडिंग होता है। मैं कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है, पुराने जमाने में BHU को ही ले लें या किसी और बड़ी यूनिवर्सिटी को या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को ही ले लीजिए, लुक एट द टीचिंग स्टाफ। तो उसमें से 80% जो स्टाफ होता था वो बाहर का, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ दैट एरिया। 20% जो होता था वो लोकल और सराउंडिंग्स का। ये BHU में भी स्थिति थी, ये बाहर भी यही स्थिति। धीरे तो अच्छी बात ही नहीं, यही तो कह रहा है कि आपको 20% बाहर से कम इंटरनेशनल। अभी क्या हो गया, बिल्कुल उल्टा हुआ, वो इनब्रीडिंग के कारण वो 20-80, मतलब वो जो 80% जो है वो सराउंडिंग्स के हो गए और 20% जो है वो बियॉन्ड द सराउंडिंग्स। ये ऐसा माना जाता है, एक थियरी है, किसी भी संस्था के लिए ये एक अच्छा शुभ संकेत नहीं है। If any institution has to grow, must have the diversity. यूनिफॉर्मिटी जो है वो, होमोजेनिटी जो है वो बहुत डेंजरस होती है। कई मायने में अच्छी भी होती है, लेकिन कई मायने में डेंजरस। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी संस्था में, आपके इंस्टीट्यूशन में कोशिश ये करिए कि जो फैकल्टी और स्टाफ हो वो भी अलग अलग जगहों से हो और विद्यार्थी भी अलग अलग प्रदेशों के हो, अलग अलग जगह। Then only वो इंस्टीट्यूशन ग्रो, राइट। और ये जो सारी संस्थाएं हैं, आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कि रिसर्च इनकम जो है और एक्सपेंडिचर है इन संस्थाओं का 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का है रिसर्च पे खर्चा। ये तो ओवरऑल खर्च हो गया 7,000 से 25,000, और शोध कार्य पे जो खर्च होता है वो 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए होता है। पब्लिकेशन ठीक है, 43% ऑफ रिसर्च पेपर विद एटलीस्ट 1 इंटरनेशनल को-ऑथर है, और लगभग 20% विद्यार्थी इंटरनेशनल लेवल के हैं। अब ये एक फिल बैटी है जो टाइम्स रैंकिंग की
रिव्यू करते हैं और काम करते हैं, उन्होंने कहा कि फर्स्ट यू नीड सीरियस मनी। हमारे पास ये गवर्नेंस फाइनेंस की बात है कि गवर्नेंस में सबसे पहला काम होता है कि वित्तीय व्यवस्था कैसे अरेंज करें। फर्स्ट वी नीड सीरियस मनी, significant financial resources are essential to pay salaries required to attract and retain the leading scholars and build the facilities. ऐसा कुछ है। Second, providing intimate and intensive teaching environment. Students. यहाँ teaching learning environment की बात हो रही है। We are creating एक वातावरण बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, टीचर स्टूडेंट और सभी के हर तरह के इंटरेक्शंस के। जैसा सुबह बात हो रही थी, हकीकत ये है, हम तो एजुकेशन के विद्यार्थी है, कि कई विद्यार्थी कहते हैं साहब ऑनलाइन कोर्सेज शुरू हो गए हैं, ओपन कोर्सेज शुरू हो गए हैं, स्वयं है, इग्नो है, वगैरह वगैरह है। करिए, बिल्कुल कोई मना नहीं। मैं डिफरेंस विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश करता हूँ जब उनको आता है काउंसलिंग के लिए, कि क्लासरूम में कक्षा कक्ष के अंदर वो पूरी लर्निंग का, पूरी होलिस्टिक लर्निंग का 26% ही सीखता है। कहाँ? क्लासरूम पे। देन 74% वो कैंपस में इंटरैक्शन से सीखता है। Interaction with the peer group, interaction in the library with the books, interaction with the learning resource center है वहाँ पे, interaction at the playground, interaction at the cultural center, interaction in the hostel। वो जो पूरा एम्बियंस है संस्था का, उस संस्था के साथ जब वातावरण के साथ इंटरैक्ट करता है, तब वो एक होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलप होती है। इसलिए ये कह रहे हैं लर्निंग इन्वायरमेंट। तो एज ए लीडर हमारा दायित्व है ना कि लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करें, गवर्नेंस का सबसे बड़ा दायित्व। एंड फाइनली एंड परहैप्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी मस्ट बी जेन्युइनली इंटरनेशनल, must be a magnet for the planet's most talented staff and students wherever they happen to come from. It must bring people together from a range of different culture and backgrounds. Tackle shared global challenges, and it must work and think across the national borders. ये गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है। गवर्नेंस जब करोगे तो इसमें ये सारी चीजें आएंगी। पहला है लीडरशिप। कौन होता है लीडर? मैं अपने काशी साहब से पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। एक सामान्य प्रशासन और एक शैक्षिक प्रशासन में क्या अंतर है? तो उन्होंने बहुत सुंदर सा छोटा सा जवाब दिया कि सामान्य प्रशासन जो होता है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो रूल बुक से चलता है। There are guidelines is followed by everyone, और वो रूल बुक से चलता है। बोले एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विजडम से चलता है। So that was लीडरशिप में कौन सी बात होनी चाहिए? और हम लीडरशिप सामान्य लीडरशिप नहीं कर रहे हैं, हम कलेक्टर कमिश्नर नहीं है, हम विश्वविद्यालय महाविद्यालय में शिक्षक हैं, प्रशासक हैं। तो हमारा we have to strike a balance between rule book and wisdom। कहाँ पे रूल बुक यूज करना है और कहाँ पे विजडम यूज करना है, ये हमारी खासियत है ना। बच्चा 75% अटेंडेंस के बगैर परीक्षा में नहीं बैठेगा, लेकिन हम विशेष परिस्थितियों में विद्यार्थियों को परमिट भी करते हैं, ये हमारा विजडम। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार हम विजडम का दुरुपयोग भी करते हैं। तो लीडरशिप, हु इज अ लीडर, कौन है लीडर?
और लीडर की क्या खासियत होती है, किस तरह का लीडर शैक्षिक संस्थाओं में होना चाहिए। बीइंग ए टीचर वी आल्सो आर लीडर्स ना, ऐसा नहीं है कि वो जो प्राचार्य है या जो वाइस चांसलर है वही लीडर है, वी आल्सो आर वी आर लीडर ऑफ क्लास। तो लीडरशिप की भूमिका में तो हर आदमी है। और हकीकत बताऊं, आज के दिन में इस दुनिया में डॉक्टर चाहिए, न इंजीनियर चाहिए, न सॉफ्टवेयर वाला चाहिए, न मैनेजर चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरत लीडर्स की है, अच्छे लीडर्स की। और हमें लीडरशिप चाहिए। तो कैसी लीडरशिप चाहिए? उस लीडर, खास करके शैक्षिक प्रशासन में क्या गुण होने चाहिए, किस तरह की लीडरशिप की बात करनी चाहिए। इसको ये कहते हैं रमेश भाई मैनेजमेंट के टर्म में ईगो फ्री लीडरशिप। शैक्षिक प्रशासक वो हो जिसका कोई ईगो नहीं है ना, क्योंकि हमारा स्टेक होल्डर सबसे बड़ा कौन है? मेरा विद्यार्थी है। अपने विद्यार्थी से किस बात की ईगो भाई? और दूसरा, उसको अपना काम, हर कार्य आता हो। नीश भाई गवाह हैं, कार्य की बात कर रहे हैं। हम लोग इंदौर में थे, कन्वोकेशन था, 50वें साल का कन्वोकेशन था, प्रेसिडेंट आए हुए थे, आने वाले थे, उसकी तैयारी हम लोग कर रहे थे। आपके पास कहीं तस्वीर होगी, भेज देना मुझे। वो रात को 12 बजे कुछ इमरजेंसी आई और ये हुआ कि इस कमरे में भी कारपेट बिछेगा। ये सुबह प्रेसिडेंट आने वाले हैं और ये हुआ कि इस कमरे में कारपेट बिछेगा। कहीं कहीं से किसी को जगाया, कारपेट मंगाया गया। रात को तो कोई भी नहीं था, मैं था, रमेश भाई थे, 2-3 और साथी थे। हम लोग, मैंने कहा कि हर काम आना चाहिए लीडर को, ईगो नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अपने कंधे पे कारपेट नीचे से गाड़ी से उतारा, कमरों में ले गए और हम लोगों ने खुद ही काम किया। ये एक लीडर की खासियत होती है कि उसको अपना काम भी आता है। बोझ उठाना और कारपेट लगाना हमें नहीं आता तो हम ये काम नहीं कर पाते। ये है लीडरशिप, ये है ईगो फ्री लीडरशिप, जहाँ पे कहीं ईगो नहीं और आप अपने काम को जानते हो। आपके मैनेजमेंट वाले ये जो ओला उबर शुरू हुआ ना अमेरिका में, नाम भूल गया किसने, टैक्सी वाला काम शुरू किया, टैक्सी किराए पे देने की एजेंसी बना के उसने शुरू, उसने किताब भी लिखी है नहीं। तो उसने क्या किया, बहुत पुरानी बात है, किताब भूल भी रहा हूँ नाम उसका, किताब का आदमी का भी नाम। उसमें यह था कि वो ना, उसके जितने काउंटर थे वो हर काउंटर पे वीक में एक दिन जाकर, ओनर था लेकिन हर काउंटर पे एक दिन जाकर के बैठता, एक काउंटर पे जाकर बैठ गया जहाँ टैक्सी लोग रेंट पे लेते। कई बार वो टैक्सी खुद ही ड्राइव करके लेके जाता था पैसेंजर को, ओनर होने के बावजूद उसकी चेन चलती थी टैक्सी की, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने काम से कनेक्टेड रहना चाहता। और हर जगह एक लीडर की खास बात ये भी है कि उसको अपना काम आना चाहिए और उसकी अपने हर डोमेन से, हर डायमेंशन से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आजकल एक बड़ा अजीब सा है, मैं देखता हूँ कि आप में कुलपति हो गया या कोई हो गए तो एक लेयर बन जाती है और बियॉन्ड दैट लेयर कोई मुझसे मिल नहीं सकता। तो बाउंड्री तोड़नी पड़ेगी एक लीडर को, एक शैक्षिक प्रशासन को तो सबसे मिलना ही पड़ेगा, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे पेरेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे समाज का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। जब तक नहीं मिलोगे, गवर्नेंस यहीं से शुरू हो जाती है। और एक बात बताओ, आप सब लोगों ने भी, कोई भी व्यक्ति आता है ना, पेशेंटली आप उसकी बात सुनो, भले उसका कार्य करो नहीं करो, लेकिन अगर आपने उसकी बात सुन ली 90% उसकी समस्या समाप्त हो जाती है। 4 स्किल्स होते हैं ना कम्युनिकेशन, और कौन से? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। सबसे कम लिसनिंग होती है। सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो कम सुनने की वजह से, लोगों से इंटरेक्शन कम होने की वजह से समस्या यही से पैदा होती है। चाहे वो छात्र नेता हो, चाहे विद्यार्थी हो, आप बात करो, समस्या सॉल्व हो जाए। कम से कम ध्यान से
तो एक लीडर का ये भी गुण है कि वो ध्यान से बैठ करके सुने। तो पेशेंस हैवी तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, परसिवरेंस भी होनी चाहिए। पेशेंस हैवी रखो और परसिवरेंस मतलब लगे रहो, राइट। और सबसे बड़ी बात, लीडर में ताकत नहीं होती, उसका पावर नहीं होता। वो ताकत होती है उन लोगों की जिनको वो लीड कर रहा होता है, जिन्होंने आपको लीडर बनाया होता है। वो अपनी शक्तियां आप में निहित करते हैं, देते हैं, विश्वास करके। Then we become leader. You become a leader. वो जो विद्यार्थी है 50-100 का जो क्लास है, उसने अपने सारे आवर आपको एज ए टीचर आपको दिया। एज ए लीडर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? ये इतने लोग हैं, इन्होंने मुझे समझाने के लिए कह रहा हूं, अपनी 20 शक्तियां मुझे दे दी। एज ए लीडर मेरा काम ये है कि मैं अपने लोगों को एम्पावर करूं। तो मैं एम्पावर कैसे करूंगा? वो जो 20 आपने दिया है उसको 25 बना के लौटाऊंगा, ये एम्पावरमेंट। ठीक, जैसे ही मैंने 25 दिया ना, आप अगली बार मुझे 30 देते हो, मैं 35 करके लौटाऊंगा। अगली बार आप मुझे 50 दोगे, मैं 70 करके लौटाऊंगा। एंड दिस इज हाउ लीडर बड़ा बनता चलता है। तो लीडरशिप में सबसे बड़ी चीज है, और खास करके अपने शैक्षिक लीडरशिप में, पॉलिटिकल लीडरशिप में बात होती है, शैक्षिक में भी 2 टर्म होता है ना, एक ले और एक दे। तो दे को भूलना होगा, ले को भूलना होगा, और दे को देना, गिविंग सबसे बड़ी चीज है। आप जितना दे सकते हो दो। नेचर हैज गिवन यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेने के लिए नहीं दिया है आपको, बांटने के लिए दिया है, देने के लिए, लोगों को एम्पावर करने के लिए आप। क्यों सर? तो लेना शब्द भूलना, एक ही शब्द याद करना पड़ेगा, ये लीडरशिप, ये गवर्नेंस का सबसे बड़ा गुण है। गवर्नेंस में सबसे बड़ी बात लीडर के ऊपर ही तो होती है, वही तो गवर्न करता है। मैं बहुत थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी बात करेंगे कि वो कितने तरह की गवर्नेंस होती है एजुकेशन में और क्या क्या, ऑल्सो वी विल सी। बट मैं बेसिक बात कर रहा हूँ कि गवर्न करने के लिए हम सब में एक बेसिक गुण क्या होना चाहिए, एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए। ये एक एट्रीब्यूट है, पेशेंस है, परसिवरेंस है, गिविंग है, अब ईगो फ्री है, अपने डोमेन का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, नॉलेज है। तो क्या हम इस तरह के लीडर हैं? क्या हम में इस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं कि मैं अपनी संस्था में जिस स्तर पे भी हूं, उस स्तर पे लीडरशिप दे सकूं? देखिए, लीडरशिप वो परिवार का लीडर हो, वो मोहल्ले का लीडर हो, अपने कॉलेज का लीडर हो, कहीं भी हो। मैंने इसलिए सेंटेंस कहा ना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत नेतृत्व करने वाले लोग, नेतृत्व करता हूँ। तो अगर हम सब लीडर हो गए तो हम सब में सबसे बड़ा भाव देने का ही आएगा, एम्पावर करने का आएगा कि मैं अपने लोगों को एम्पावर कर सकूं। इसलिए ये जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, इसमें पहले नंबर पे ये इसलिए बनी कि वहाँ की लीडरशिप जिसने उस सिस्टम को गवर्न किया। अब लीडरशिप में क्या क्या रिफॉर्म थे वो मैंने आपको बताया, एट्रीब्यूट्स के, ये चीजें होनी चाहिए, देन ओनली। बाकी वो सब बेसिकली मैं बात कौन सा कर रहा हूँ, वैल्यू सिस्टम की बात, मानवीय मूल्यों और जीवन मूल्यों की बात। और एक बार नहीं प्रदर्शित करना, बार बार प्रदर्शित करना। इसीलिए वो जो फिल्म बनाई ना, कौन सी लगे रहो, भाई गांधी जी वाली फिल्म थी ना, लगे रहो क्यों यूज किया शब्द?
हाँ, एक बार से नहीं काम चलेगा, बार बार परसिवरेंस और पेशेंस। बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने 3-4 एक वो उसमें एक सीक्वेंस है, आपने देखा होगा कि एक आदमी पान खा के थूकता रहता है और वो घर से बाल्टी लेकर के, वो सीन पूरा देखो। और पेशेंस और परसिवरेंस का उससे बढ़िया एग्जांपल आपको नहीं है। पेशेंस है, वो थूक रहा है तो थूको, परसिवरेंस है उसका काम है धैर्य रखना, और परसिवरेंस है में साफ करना। उस पेशेंस और परसिवरेंस से एक दिन हृदय परिवर्तन होता है, ऐसा गांधी जी ने कहा। ये बात उसने बहुत सुंदर तरीके से लोगों को बताया। ये क्वालिटी है लीडरशिप। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न हो सकता है, और इसके मैं भी प्रश्नवाचक कई बार लगाता हूँ कि हाउ डू वी सेलेक्ट लीडर। अभी आज सिलेक्शन होता है ना, प्राचार्य सेलेक्ट करते हैं, प्रोफेसर सेलेक्ट करते हैं, लेक्चरर सेलेक्ट करते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर सेलेक्ट करते हैं, वाइस चांसलर सेलेक्ट करते हैं। इट्स ऑल सिलेक्शन। तो क्या कहीं सिलेक्शन प्रोसेस में कहीं कोई त्रुटि है? क्या वहां पे कुछ रिफॉर्म होने की जरूरत है? क्या हम अच्छे लीडर को सिलेक्ट कर पा रहे हैं? अच्छे लीडर को सिलेक्ट करने में हम ये टेस्ट कर रहे हैं क्या कि उसमें पेशेंस कितना है, उसमें परसिवरेंस कितना है, उसमें देने की क्षमता कितनी है? ये तो कहीं परीक्षण हुआ ही नहीं ना। हम परीक्षण किस बात का करते हैं? उसके रिसर्च पेपर कितने हैं, वो फर्स्ट क्लास है कि नहीं, उसने कितने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गया हुआ है। यही तो कुछ है ना। थोड़ा सा सोचिएगा, मैं प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि रिफॉर्म यहाँ किस तरह से होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कि क्वालिटीज इस तरह की होनी चाहिए। तो इन क्वालिटीज को कैसे परीक्षण करें और इन क्वालिटीज के आधार पर कैसे समीक्षा। सिमिलर टीचर के सिलेक्शन की भी बात करें। मैंने कहा ना कि हम सब लीडर्स, एक एंट्रेंस टेस्ट दे दो, ज्ञान का हो गया, नेट हो गए, JRF हो गया, और उसके बाद आइए थोड़ा सा 5-10 मिनट पढ़ा दीजिए। आपका बोलते हैं हमारे इंडिया की लैंग्वेज में स्क्रीन टेस्ट हो जाए करके, और उसके बाद एक इंटरव्यू में कुछ फकत बातें हो जाए, उसके बाद आपका सिलेक्शन। क्या इन बातों की जो एट्रीब्यूट्स की हमने चर्चा की, इसकी कहीं बात होती है? अगर इसकी बात नहीं होती है, सर आप जो कह रहे थे वो टीचर जो पैशन वाला टीचर नहीं होगा, वो टीचर नौकरी वाला ही टीचर होगा। क्योंकि जिस मेथड से हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसको नौकरी वाला ही शिक्षक बनेगा। हाँ, बहुत बाद में जाके जब उसका पेट भर जाएगा तो हो सकता है कि वो निर्माण की तरफ प्रस्थान करे और वो पैशन में कन्वर्ट हो। तो इसलिए ये जो बात हो रही है ना कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ शिक्षकों की, नंबर, क्वांटिटी और क्वालिटी, यहाँ दोनों में बैलेंस स्ट्राइक करना है। We need large number of teachers. We need large number of excellent teachers, good teachers. तो लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स को सेलेक्ट करने की तो मैकेनिज्म हमने बना लिया। एक नेट करो, एक JRF करो, फिल्टर हो गया, या PhD एक फिल्टर लगा दिया। बट वो जो क्वालिटी वाली बात है, क्वांटिटी के लिए तो हमने कुछ कर लिया ना, नॉलेज के बेसिस। दो बातें होती है ना, एक एप्टीट्यूड होता है और एक एटीट्यूड। तो एप्टीट्यूड के लिए तो हमने टेस्ट बनाए, एप्टीट्यूड की टेस्टिंग हो गई, नेट सेट गेट सभी टी। एटीट्यूड के लिए पुराने जमाने में, मैं फिर से अजीज साहब का एग्जाम्पल दूंगा, मैं उनसे पूछता था कि दौर एक जमाने में पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत टॉप पे होता था पूरी दुनिया में, और बड़े अच्छे लोग वहाँ थे और सब अच्छे से होता था। तो मैंने उनसे पूछा, वे विद्यार्थी था मैं, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं ये देखिए उस समय की प्रोसेस और आज की प्रोसेस। बोले मैं पूरी देश में दुनिया में जाता हूँ, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में,
वाइवा लेने के लिए PhD का इधर उधर हर विश्वविद्यालय में, हर शैक्षिक संस्थानों में जाता हूँ। जब मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ के टीचर से, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर से, ऐसे लोगों से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तो बोले फिर मुझे पोटेंशियल किसी किसी में दिखता है और मैं उसको अपने जेहन में कहीं न कहीं नोट करता हूँ। जब सिलेक्शन की प्रक्रिया चालू होती है तो बोले मैं उसको कवर करता हूँ कि भाई तुम अप्लाई करो, या उसके गुरु को कवर करता हूँ कि उससे अप्लाई करो। और इस तरह से मैंने पूरे देश से अच्छे अच्छे टीचर्स लॉन्ग ऑब्जर्वेशन था, एक बार में नहीं, वो लगे रहे 3 बार 4 बार अलग अलग जगह पे उन स्कॉलर्स को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद उन हीरो को वो कहाँ पे इंदौर में इकट्ठा किया। जब इकट्ठा किया तो वो उनकी सिलेक्शन की प्रोसेस देखिए कैसी, वो 5 मिनट 15 मिनट वाली नहीं थी और रिटन टेस्ट वाली नहीं थी, वो 3 साल 4 साल वाली थी, राइट? और खुद फर्स्ट हैंड वाली थी। और चलिए उस समय सिस्टम भी ऐसा था कि विभागाध्यक्ष की सुनी जाती थी, वो कहते थे कि नहीं इसको रखना है, तो वाइस चांसलर भी नहीं मना करते थे और रख लेते थे। और आउटकम दिखा सर वैसे टीचर्स और जिस स्कूल को उन्होंने इकट्ठा ही नहीं किया, जोड़ के रखा। मतलब आप कहीं एक बार सर चंदन गुप्ता साहब यहाँ सिलेक्ट हुए और वो जब दिल्ली NCERT में थे तो उन्होंने कहीं पे अप्लाई किया। जब इंदौर आ गए तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार एक पत्र लिख दो कि मेरा पोस्टल एड्रेस चेंज हो गया। मैंने उस समय नए नए कंप्यूटर आए हुए थे, मुझे भी शौक था, तो कंप्यूटर में बैठ के टाइप किया, प्रिंट करके दिया, उन्होंने भेज दिया उस एजेंसी जहाँ पे अप्लाई किया था। वो लेटर उस कंप्यूटर में ही सेव रह गया। ऐसे साहब आए, उन्होंने देखा होगा, वो लेटर खोल के देखा तो उन्होंने चंदन गुप्ता साहब, वही मैं भी था, तो पता लगा टाइप मैं नहीं किया। बुला के, तो यंग थे, 6 महीने की नौकरी थी, तो जोश हमने तुम्हारा सिलेक्शन इसलिए थोड़ी नहीं किया कि तुम यहाँ से चले जाओ, आज के बाद जाने के बारे में सोचना मत। और जाने ही नहीं दिया उन्होंने, यहाँ तक किया यूनिटी पॉइंट की आपका कहीं नुकसान न हो और आप ये लीडर की क्वालिटी है, आपका जो ड्यू हो वो आपको मिलता है, सो दैट कि आप कहीं और जाने के बारे में। The moment he left the department, उसके 2 साल के अंदर सारे लोग चले गए। That was the quality of leader, कि उसने देश से हीरे पकड़ के ले आए और सबको जोड़ करके एक साथ रखा। कहाँ से शुरू की थी ना कोऑपरेशन, बट दुर्भाग्य ये रहा कि उनके जाने के साथ में किसी ये खासियत है। तो कैसे, मैं बात कर रहा था सिलेक्शन को, कैसे सिलेक्शन किया जाए लीडर्स का, टीचर्स का, इस पे जरूर विचार करिएगा, क्योंकि ये डिस्कशन का पॉइंट है और भाई साहब ने भी ये मुद्दा यहाँ पे जरूर उठाया। एप्टीट्यूड मैंने बता दी, अब इसके आधार पर कैसे किया जाए ये हमको सोचना। वित्त एक बड़ी भारी समस्या है। मैं एक राज्य विश्वविद्यालय में कुलपति हूँ। हमारा 100 करोड़ का बजट है, छोटा सा विश्वविद्यालय, नया विश्वविद्यालय, छोटा तो नहीं है, नया विश्वविद्यालय है, 6 साल पुराना विश्वविद्यालय, अपकमिंग यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट से हमें 2.5 करोड़ मिलता है, एक्सपेंडिचर हमारा 100 करोड़ का है। कैसे करोगे? ऑल सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस, आज सबसे बड़ी समस्या उनके पास फाइनेंशियल क्रंच की है। हम, मैंने तो कहा ना, टॉप जो 5 विश्वविद्यालय हैं वो 7,000 करोड़ मिनिमम है, हमको 7 करोड़ भी नहीं है। कैसे, फिर भी मैं सपना देख रहा हूँ टॉप 200 में आने की, फिर भी मैं प्रयासरत हूँ टॉप 200 में, क्योंकि वो लगे रहना है।
मायूस होकर तो नहीं बैठ सकते ना कि भाई उनके पास इतना है, मैं उनसे कंपटीशन में हूँ ही नहीं। मुझे तो ये देखना है कि कल मेरी कैंपस में 3 भवन थे तो आज 5 लोग की नहीं, कल मेरे पास 5 पाठ्यक्रम थे तो आज 25 लोग की। मुझे तो अपने आप से कॉम्पिटिट करना है, मैंने अपनी यार्ड स्टिक बनाई। तो किस तरह से वित्तीय व्यवस्थाओं को बनाया जाए। आप सब मेजॉरिटी के लोग जो है गवर्नमेंट और एडेड कॉलेजेस से हैं, आपकी सैलरी तो गवर्नमेंट से आती है, खास करके गवर्नमेंट एडेड। बाकी चीजें कैसे मैनेज होती है ये बताएंगे? ट्यूशन फीस भी बड़ी नॉमिनल होती है गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में, और विश्वविद्यालय में आप ट्यूशन फीस बढ़ा भी नहीं सकते। आप इमेजिन करोगे बीए की फीस पूरे साल की शायद 3,000 या 4,000 रुपए, पूरे वर्ष की नहीं है ना कुछ जी, कहीं पे 18-1900 कहीं से सपोर्ट नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप फीस भी नहीं बढ़ा सकते। आप जरा बढ़ा के देखो, अगले दिन फला SFI सब आके जी हाँ गोरखपुर विश्वविद्यालय में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। तो कुल मिलाकर के मेरा कहना है कि इन सारी चीजों में आप कैसे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जनरेट। थियरी में अगर आप देखोगे ना, रजनीश भाई भी बताएंगे, मैं भी बताऊंगा, मैं वो चीज नहीं बताना चाहता। 25 चीजें बड़ी बड़ी बातें करने, और इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन करो, उनसे पैसे लेकर के आओ, उनसे रिसर्च के लिए फंडिंग लेकर आओ। देश में 1,000 विश्वविद्यालय हैं और महाविद्यालय मिलाकर के 51,000 संस्थाएं हायर एजुकेशन। 51,000 इंडस्ट्रीज हैं क्या कि एक इंडस्ट्री एक संस्था को बोल रही है? वो भी नहीं। तो हमें कैसे रिसोर्सेज जनरेट और जनरेट कर, रिसोर्स जनरेशन इज वन एस्पेक्ट, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज अनदर एस्पेक्ट। मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ, सब बैठे हैं, एक दिन कहीं ऐसे ही मंच की बात हो रही थी। ये अभी पूरी दुनिया देश में ये बात चलती है कि हमको GER बढ़ा करके 51%, 52% लेकर के जाना है। आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 27% है। मैं आपको छोटा सा एक आंकड़ा देता हूँ, रमेश भाई ध्यान से सुनिएगा। मेरे विश्वविद्यालय से संबद्ध 700 कॉलेजेस हैं, 700 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उसमें 5 लाख विद्यार्थी पढ़ता है। ठीक है ना? अब ये जो 5 लाख विद्यार्थी, वो तो मेरे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस का है, तो मेरी जिम्मेदारी एज ए विश्वविद्यालय उन 500 विद्यार्थियों की भी, उन 500 संस्थाओं की भी। मैं पिछले 6-8 महीने में लगभग 100 से अधिक महाविद्यालयों का भ्रमण किया, विजिट किया। और कब विजिट किया? मैं परीक्षाओं के दौरान। रूरल रिमोट एरियाज में कॉलेजेस है, बिल्कुल जाने के लिए कई जगह सड़कें नहीं है। मेन रोड से 1 किलोमीटर अंदर जाने में भी पैदल आदमी जल्दी पहुंच जाए, व्हीकल से आपको समय लगता है। मूलभूत जो सुविधाएं, आधारभूत सुविधाएं हैं, उनका अभाव। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस के लिए भी पैसे नहीं मिलते, उनके प्राचार्य अलग होते। तो कहां से फाइनेंशियल रिसोर्स जुटाया जाए? अब मजेदार चीज ये देखिए, फाइनेंशियल रिसोर्स जुटाने के तरीके में बता रहा हूँ ऐसा, ये आपने सुने नहीं होंगे। और गवर्नमेंट एडेड में कम होता है, 100 वित्त वर्गों में ज्यादा होता है। वो 0 फीस पे एडमिशन कर देते हैं, फीस नहीं लेते। फीस जो प्रबंधक होता है वो अपनी जेब से भर देता है। आ जाओ, एडमिशन हो गया। अब उसके बाद नहीं, मुझे इस मंच से ये बातें कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लेकिन आप सबको भी पता होगा, उसके बाद हर चीज के पैसे मिलता है।
अच्छा, आपको कॉलेज नहीं आना है तो नॉन अटेंडेंस के लिए 5,000 रुपये। आपको इंटरनल में मार्क्स कैसे चाहिए उसके लिए कुछ पैसे। आपको एडमिट कार्ड लेना है उसका अलग पैसे। पता लगा कि एक सेमेस्टर में वो एक विद्यार्थी से 15,000 रुपये ले लेता है और विद्यार्थी दे भी। तो मैंने ये पाया इस 100 महाविद्यालयों को भ्रमण करने के बाद 400 विद्यार्थियों, लगभग 400 से अधिक विद्यार्थियों से मैंने बातचीत की, 100 से अधिक शिक्षकों से बात की, फर्स्ट हैंड डेटा है, बहुत सारे मैनेजमेंट से भी बात की। 400 में से 90-95% विद्यार्थियों ने कहा वो महाविद्यालय नहीं आते, वो कॉलेज नहीं आते। क्यों नहीं आते? तो उन्होंने अपने उनके वैलिड रीजंस थे, ऐसा नहीं कि उनके रीजंस ऐसे ही। क्यों नहीं आते? बोले साहब मैं पार्ट टाइम नौकरी करता हूँ, कोई बोला मैं कोचिंग में ज्वाइन किया हुआ है, कोचिंग करते हैं, किसी ने बोला पिताजी के बिजनेस संभालते हैं, किसी ने बोला खेती कराते हैं, दे ऑल आर एंगेज्ड हियर और देयर, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन में नहीं आते। ठीक, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत ये है साहब कि एनईपी हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, स्ट्रक्चर के रूप में इम्प्लीमेंट कर। एनईपी का फायदा कैसे मिलेगा जब वो इंस्टीट्यूशन में आ ही नहीं रहा है? तो मेरी सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है, चुनौती है मेरे सामने, जिसका मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। इस सेमेस्टर में कुछ सफलता मिली है। सबसे बड़ी चुनौती एज ए लीडर मेरी ये है कि मैं मेरे विद्यार्थियों को संस्था से कैसे जोड़ूं। दो चीजें हैं ना, या तो विद्यार्थी संस्था में आए या संस्था विद्यार्थी के पास आए। एनईपी का लाभ तो तभी होता है, या कोई बीच का रास्ता हो। तो मैंने अभी बीच का रास्ता करके अपने महाविद्यालयों को निर्देशित किया है कि भाई कुछ दिन हर बच्चे को बिल्कुल मैंडेटरी है आना, लेकिन जो आप क्लास ले रहे हो ब्लेंडिंग कराए रजिस्टर, उसको आप स्ट्रीम भी करो, ताकि किसी कारण से कोई बच्चा नहीं आ सकता है तो वो बाहर घर पे बैठा हुआ है, कम से कम देख लो, सुन ले। जो बिल्कुल आने को मूड नहीं है, हो सकता है कि आपके लेक्चर में इंटरेस्ट हो और वो वापस आए। ये आइडिया मुझे इस बात से आया कि मेरी वाइफ भी इंदौर में कॉलेज में लेक्चरर हैं, पढ़ाती हैं। वो अभी 1-2 महीने के लिए इलाहाबाद आई थी, तो उस दौरान उन्होंने अपने कॉलेज से परमिशन लिया कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लिया, और वो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लेते थे। उन्होंने मुझसे एक दिन शेयर किया कि जब मैं वहाँ कॉलेज में क्लास लेती हूँ तो 30-40% विद्यार्थी मेरी क्लास में होता था, मैं ऑनलाइन वाली में देख रही हूँ कि 80% विद्यार्थी। मैं इसका ये मतलब नहीं कह रहा हूँ वो 80% विद्यार्थी हो सकता है अटेंडेंस के लिए जुड़ा हो या किसी और का, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन बेहतर है। देखो फेस टू फेस से बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन तो एक सपोर्ट सिस्टम है कि किसी कारण से नहीं आ पाए तो आप उसको यूज करो। तो गवर्नेंस में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी आपको बार बार करते हैं। किस तरह से संस्था विद्यार्थियों तक पहुंचे या विद्यार्थी संस्था तक आए, ताकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं और उसकी जितनी भी बाकी सारी बातें हैं, उनका लाभ जो स्टेक होल्डर है उसको सही में मिले। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि कमोबेश पूरे देश की यही स्थिति है। मेरा असेसमेंट ये है कि हमारी जितनी हायर एजुकेशन की संस्थाएं हैं उसमें 80% संस्थाओं की यही स्थिति है, 20% इससे बेहतर। तो 52% GER करने से कह रहा था मैं कि लोग कह रहे हैं हर जिले में यूनिवर्सिटी खोलो, हर इतने कॉलेज पढ़ा लो। मुझे लगता है अभी आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा जैसे 650-700 महाविद्यालय हमसे संबद्ध हैं, मैंने 4 लाख एडमिशन की सीटें दी हुई हैं विश्वविद्यालय को। प्रतिवर्ष मेरे विश्वविद्यालय में 4 लाख विद्यार्थियों का एडमिशन होना चाहिए।
इतनी संबद्धता हमने दी है इतने विषयों की और इतने सीट्स की। मैं पिछले 5 साल का डेटा देख रहा था रितेश भाई, 1,70,000 एवरेज आता है, कभी 1,65,000, कभी 1,75,000, कभी 1,70,000 एवरेज एडमिशन हो रहा है। तो मतलब 40-45% मेरी सीटें भर रही हैं। फिर तो जब मेरी सीटें महाविद्यालयों की 40 से 45% भर के GER 27% हो सकती, तो अगर ये पूरी सीटें 4 लाख भर दी जाए तो GER अपने आप 52% बढ़ जाएगा। आपको नए इंस्टीट्यूशन खोलने की आवश्यकता नहीं। सो व्हाट फर्स्ट वी नीड कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो अवेलेबल है उसको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करें। फिर हम सोचें ना नई संस्था खोलने के लिए। अच्छा ऐसा है डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंह साहब ऐसा है, कैसे मैंने कहा ना 700 कॉलेजेस है ना, 5 लाख विद्यार्थी है, डिस्ट्रीब्यूशन देखो 300 महाविद्यालयों में 4 लाख विद्यार्थी है, 300 महाविद्यालयों में 4 लाख विद्यार्थी है और 400 महाविद्यालयों में 1 लाख विद्यार्थी। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो ना, आधे से ज्यादा महाविद्यालयों में 500 से कम विद्यार्थी है। अरे कुछ महाविद्यालयों में तो 90 विद्यार्थी, हमारे महाविद्यालय ऐसे ही चल रहे। तो मेरे 400 महाविद्यालय और ये पूरे देश की स्थिति बता रहा हूँ, मैं तो एक सैंपल के तौर पे एक केस स्टडी आपके सामने रखना हूँ। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम उन संस्थाओं को एनरिच करें, एम्पावर करें, मजबूत करें, हमारा GER अपने आप बढ़ जाएगा। लीडर का काम ये भी है, वो सेल्फ फाइनेंस वाले बैठे हुए हैं, आप गवर्नमेंट और एडेड वाले भी हो, आप लोगों पे भी दबाव है, हम सब पे दबाव है। मैं भी अपनी टीचर्स को बोलते रहता हूँ, विभागाध्यक्षों को बोलता हूँ भाई एडमिशन कम नहीं होना चाहिए, तो एडमिशन कराने का दबाव है। और वहां तो गांव-गांव में घूम करके वो उनके एजेंट घूमते हैं, वो लोग एडमिशन, वो एक अलग परंपरा है। और वो परंपरा के जो विद्यार्थी होते हैं वो अलग तरीके से एडमिट होते हैं, पढ़ते भी अलग तरीके से और एग्जाम में अलग तरीके से लिखते भी है, और एग्जाम भी अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। हाँ तो होता ही है। एक बार रजनीश भाई मैं अपने वहाँ एक ऐसी सभा थी जिसमें बहस चल रही थी, डिस्कशन चल रहा था, और उसमें ये बात हुई कि किस तरह से ये नकल वाली बात खत्म की जाए। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे सुझाव दिया कि साहब ये कैसा करते हैं, चलो ना प्रश्न पत्र ही ऐसा बना देते हैं और छोड़ देते हैं, जिससे बात करनी है करो, जो देखना है देखो और लिखो। प्रश्न पत्र ऐसा बना दो कि अगर समझ नहीं है तो वो नहीं लिखो। तो जैसा आपने कहा उधर से बहुत बढ़िया किसी ने जवाब दिया, सर प्रश्न पत्र तो आपने बहुत अच्छा बनवा दोगे, चेक करने वाले लोग तो वही रहेंगे। अच्छा मूल्यांकन करने वाले लोग वही हैं जो पेज गिन करके अगर नंबर, अभी मैंने कुछ चीजें मैं सर मेरे लिए भी नया कौतूहल जैसा होता है तो मैं उसको टेस्ट करता हूँ। एक दिन एक कॉपी आई मेरे पास, जो डिकोडिंग करते हैं ना, कॉपी जब आती है तो डिकोडिंग करते समय कॉपी को देखते हैं, तो एक कॉपी लेकर के आया, बोला सर इसका क्या करूं। मैंने कॉपी देखी, जो आंसर स्क्रिप्ट थी वो लिखी हुई थी हिंदी में, लेकिन वो रोमन लिपि में लिखी, जैसे आप मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो मतलब अल्फाबेट अंग्रेजी के थे, लिखा हिंदी में। तो मैंने उसको कहा कि ऐसा करो, इसको मार्क कर लो और इसको इस बंडल में ही जाने दो, मैं देखना चाहता हूँ इसकी चेकिंग कैसे। टू माय सरप्राइज उसको बहुत बढ़िया नंबर। तो मूल्यांकन भी ये व्यवहारिक परेशानियां हैं। अब आप एक बार बताओ क्या करोगे आप? NEP कई बार मुझे लगता है, सॉरी रजनीश भाई आप भी उसमें बहुत इन्वॉल्व है, हमने टारगेट किया हुआ है 2035 में कि हमारी सारी संस्थाएं स्वायत्त होंगी और वो डिग्री देंगी।
यही है ना इसके प्रोग्रेसिव 5 साल. But majority of the institutions will be degree awarding institutions in 2000. तो जो स्ट्रक्चर और सिस्टम है एनईपी का वो ऑटोनॉमी में है, वो एफिलिएशन में नहीं. जहाँ संख्या कम होगी यूनिवर्सिटी कैंपस में ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छे से चलेगा, पूरा सिस्टम चलेगा, बहुत अच्छे से इफेक्टिव भी रहेगा. लेकिन जब आप एफिलिएशन में आए नहीं चलेगा. कैसे आपको गुणवत्ता ये सब करें? सर आप फेल भी नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्शन भी आता है, आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं जो फेल होने लायक है करो ना. सर फेल करते हैं तो अलग तरीके का प्रेशर होता है, जब फेल करते हैं तो अलग तरीके का प्रेशर होता है. यूनिवर्सिटी में तो ऊपर ऑर्डर होता है. तो बस मैं टाइम भी हो रहा है, मैं अभी बात करेंगे आप लोगों से. ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारी चीजें गवर्नेंस के अंदर है. लीडरशिप आएगा, फाइनेंस का रिसोर्स करना आएगा, क्वालिटी और क्वांटिटी टीचर्स को इंश्योर करना होगा, प्रोग्राम किस तरह के हों, मल्टीडिसिप्लिनरी वो होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा. ये सारी चीजें तो उसमें आएगी ना, ये नहीं आएगी. और ऑटोनॉमी है, स्टूडेंट लेके आना है, जैसे मैंने कहा. तो इस तरह से ये जो मुख्य बिंदु है. और एज ए टीचर आप ये मत भूलना कि आप इससे अलग हो गए. आने वाले अभी समय में, आने वाला समय में, आज का समय ये है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाना नहीं है. मेरी इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज ए टीचर. देन ओनली आई कैन बिकम अ लीडर. इज इट? बन सकते हैं, नहीं बन सकते? ऐसा लीडर हमको बनना है, तभी तो गवर्नेंस कर पाएंगे. मैं क्विकली बता देता हूँ, वो वाले पॉइंट्स पर नहीं जाऊंगा क्योंकि कि गवर्नेंस क्या होता है, वो इंट्रिंसिक गवर्नमेंट, एक्सट्रिंसिक क्या होता है. आपको पता है एक्सट्रिंसिक में रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो अपने रेगुलेशंस हमको भेजती रहती है, जिनके थ्रू हम अपने इंस्टीट्यूशंस को प्रोवाइड करते हैं, लाइक यूजीसी, आईसीटी, पीसीआई, बीसीआई वगैरह वगैरह होती हैं. हमारा जो इंट्रिंसिक गवर्नेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, डीसी होता है, एकेडमिक काउंसिल होती है, आप सारे लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है. इस तरह की गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बना हुआ है. एकेडमिक फाइनेंस ऑफिसर होगा, रजिस्ट्रार होगा, एग्जाम कंट्रोलर होगा, वो पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग काम करते हैं. मैं इस पर नहीं बात करना चाहता हूँ क्योंकि आप सारे लोग इस सिर्फ फेमिलियर है. तो मैं कुछ एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे क्या करना चाहिए था, मैं उसकी बात करने की कोशिश करता हूँ. इसमें एक शेयर्ड गवर्नेंस का मॉडल भी होता है, जिसमें एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों को ब्लेंड करके किस तरह से करते हैं, और हाइब्रिड मॉडल बनाते हैं. एक पॉलिटिकल गवर्नेंस भी होता है. देखो हमारी सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हर जितने भी, चाहे कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट रही हो, उनके एरा में रेगुलेशन और जो हुए हैं वो इन्फ्लुएंस होते रहे हैं, होंगे भी. राजीव गांधी साहब थे, उनके ज़माने में एक एजुकेशन पॉलिसी आई, अठारह कमीशन और पहले आया था, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है. तो पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा ही हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता रहता है. हमें उसका भी एक सिस्टम ये भी है गवर्नेंस का. देन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की हमने बहुत सारी बात करी जब हमने उन मुद्दों पर बात की. कुछ सुझाव है लेकिन मैं उन पर बहुत ज़्यादा नहीं बात करके वापस से मैं इसी पे केंद्रित कर रहा हूँ कि असली बात यही है. इन्हीं में हर तरह के रिफॉर्म होने चाहिए, इन्हीं में हर तरह की जो भी इनोवेशन हो सकता है करना चाहिए. और मुझे लगता है कि अगर इतना कर लिया तो फिर गवर्नेंस आसान है. यस और नो? तो एक जैसे छोटे से वीडियो से शुरू किया था, एक और वीडियो से मैं ये जो पोएट्री है जो बहुत अच्छी लगी, मैं सोचा आपको बता दूं, आप देख लें, फिर इसके बाद आपके जो भी प्रश्न उत्तर रहेंगे. Friends, this poem is titled Be the Best of Whatever You Are. Be the Best of Whatever You Are by Douglas Mallory. If you can't be a pine on top of the hill, if you can't be a pine on top of the hill, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree.
If you can't be a bush, be a bit of the grass, and some highway happier make. If you can't be a muskie, then just be a bass, but be the liveliest bass in the lake. We can't all be captains, we've got to be crew. We can't all be captains, we've got to be crew. There's something for all of us here. There is something for all of us here. There's big work to do, and there's lesser to do. And the task we must do is the near. If you can't be a highway, then just be a trail. If you can't be the sun, then be a star. It isn't by size that you win or fail. Be the best of whatever you are. It isn't by size that you win or fail. Be the best of whatever you are. You see, my friends, in a forest, the shrubs cannot match the majesty and the beauty of pine trees. But that does not mean that the shrubs are useless. By being the best little shrub in the forest, you too can add to the beauty of the big picture. And as far as we human beings are concerned, we're not trees. We are conscious beings who can change, grow, and evolve. But you don't have to wait until you attain quote-unquote higher consciousness. You don't have to wait until you attain that state before you can start making a difference. Do it now. With all your flaws and imperfections, you're still beautiful and powerful. Do it now. I'll finish this video with a quote from Helen Keller, who said, "I long to accomplish a great and noble task. I long to accomplish a great and noble task, but it is my chief duty to accomplish small tasks as if they were great and noble." Thank you for watching. So, thank you. Let us be the best wherever we are. और I think हम सबसे best noble and best professional. So let us give our best and become a leader in our stream, in our domain, in our discipline. Thank you so much. अगर कुछ query हो तो आप पूछ सकते हैं. Thank you so much. Made. What is your opinion? बॉन्ड तो कुछ नहीं होता, मेड होता है. क्योंकि वो भेड़िए के साथ रह के भेड़िया हो गया, बाद में इंसान के साथ आ करके इंसान बन गया. था तो इंसान, बट यस कुछ एक जेनेटिक या इनबॉर्न कैपेबिलिटी होती है. बिकॉज देखो, टीचर होता कौन है? आप थिएटर वाले आप बेहतर बताओगे. टीचर एक बहुत अच्छा मास कम्युनिकेटर, जो इफेक्टिवली अपना, जिसका कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, जो प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन टीचर को he or she has to be pure by heart. वो प्योरिटी वहाँ होगी ना, तो आपका टीचर अपने आप बाहर निकल जाएगा. जो लोग इस प्रोफेशन में नहीं है, इवन इफ दे आर प्योर बाय हार्ट, और जो वो नोबल कॉज कोई करते हैं ना, तो लगता है कि लोग क्यों मास्टर के जैसा काम कर रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं. टीचर बहुत अच्छा टीचर बनाया जा सकता है, और बनते हैं लोग, लेकिन वो हॉनिंग होते हैं, क्या बोलते हैं ना, पॉलिशिंग होती है, और उससे आप पॉलिश होकर के और निखर करके आते हैं. लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही, कुछ क्वालिटीज जन्मजात होती हैं, लेकिन टीचर की जो जितने एट्रीब्यूट्स हैं वो पैदा किए जा सकते हैं, वो सीखे जा सकते हैं, और बेहतर टीचर बना जा सकता है. जी. So you talked about responsible innovation. I want to ask कि sir artificial intelligence जैसे अभी चल रहा है, chat GPT चल रहा है, so they like bomb भी जो बनाया गया था, तो ये सोचा नहीं था कि उसका negative impact पड़ेगा, but it did. So right now students में बहुत craze है, teachers में भी craze है इसको use करने का. What is your opinion? Where should be delimited? देखो, chat GPT है, जो भी है, हमें अभी डर है. हम लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं कि इसकी वजह से हमारी वो मेमोरी भी चली जाएगी, जो भी हम करते थे. दिक्कत ये है कि डर एक ये कि कहीं समय से पहले हम वो स्किल मतलब मैच्योर नहीं हुए उसको यूज करने के लिए. इसलिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी मीडिया लिटरेसी की है, कि आर वी लिटरेट एनफ टू यूज एनी मीडिया और मीडिया. क्या मैं लिटरेसी एक है, एजुकेटेड है क्या? हम
क्या शिक्षित हैं मीडिया के प्रति, कि कितना यूज करना चाहिए, क्या यूज करना चाहिए। सबसे ये बात तो छोड़ दो, उसपे जो कंटेंट आ रहा है वो उसकी सत्यता भी हम नहीं जांचते हैं। ये हम तो अनएजुकेटेड है ना। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स चलते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलते हैं, उस पर तमाम तरह की अफवाहें चलती रहती है। अब ये लिटरेसी है, एजुकेशन है मीडिया का, तो ये हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है, और उसी समय ये मैं क्या करें डिसाइड कर पाऊंगा कि मुझे किस लिमिट तक इसका उपयोग करना है। एक किताब थी, ऑथर का नाम भूल गया, उस किताब का नाम है एबंडेंस। तो दुनिया में दो तरह के व्यू चलते हैं। एक होता है कि जितनी जरूरत है उसमें, भारतीय परंपरा ये है कि जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से करो। उधर एबंडेंस में वो कहता है नहीं नहीं भाई, गांधी जी ने कहा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बोला ना कि हम इस धरती के कस्टोडियन हैं, रक्षक हैं, तो हमें संरक्षा करनी है इस प्लेनेट की, ताकि मैं अगली जनरेशंस के लिए इसको सुरक्षित रख पाऊं। एबंडेंस में वो कहता है नहीं, बहुत है एबंडेंस में, जितनी मर्जी हो खाओ, जो मर्जी हो करो, ये कहीं फूड चेन या कहीं कम नहीं होगा। और वो वैज्ञानिक तरीके से बोलता है, उसने तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट लिखे हैं, बोला ये हम कर लेंगे, आपको खाने की समस्या कभी नहीं होगी। आज के दिन में देखो उन्होंने कर दिया, क्लोनिंग आया, साल भर सब्जियां मिलती हैं, पहले मिलती थी सीजन में सब्जी। क्लोनिंग में मांस भी साल भर, मछली, मुर्गा, ये सब, सुअर, जो भी होता है, पोर्क, सब उगा रहे। वर्टिकल खेती चालू हो गई। अब तुम देखा होगा ना, 10-10 माले की बिल्डिंग बनती है, उसमें खेती होती है। तो हमारी खेत कम हो गए, तो चलो साहब वर्टिकल, जैसे रहने के लिए फ्लैट्स बना लिए। उसने कहा पानी के लिए भी चिंता मत करो, हम समंदर के पानी को वो मतलब है ना, कुएं पी गए, तालाब पी गए, नदियां पी गए, अब तो समंदर ही बचा है पीने के लिए। वो कहता है नहीं नहीं, हम उससे भी पानी निकाल लेंगे। बोलो वो भी नहीं होगा तो हम इन्वायरमेंट से पानी निकाल के पिला देंगे आपको, आप चिंता मत करो, आप तो मस्त खाओ पियो। एक विचारधारा एबंडेंस वाली है, और एक विचारधारा वो है कि जितनी आवश्यकता हो उतने का ही प्रयोग करें। तो हमें हमारे बच्चों को, हमारे टीचर्स को, हमारे लोगों को इस बात के लिए एजुकेट करना है कि जो भी मीडियम है उसका मैं ही डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे कितना उपयोग करना है, कहाँ के बाद ये मेरे लिए हार्मफुल होता है। तो हमें उनको उस लायक बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है जी टीचर, समझा करके लॉजिक के हिसाब से। जी present time what I feel being a teacher of the university, we have assigned a lot of work beside the teaching. Even the administration and the system is very much supporting to do other job. So the teaching in a classroom, you need a preparation for the long period of time, which we are not getting also. So what do you think about that? If you really want to give something, then you have to work for yourself also. So do you find that the same condition is prevailing nowadays? बिल्कुल आप ये कह सकते हो, थोड़ी सी सहमति है, पूरी सहमति तो नहीं है, कि यस देन हमारे आवर्स बढ़ाने। पहले टीचिंग, वो जो कॉलेज खुलता था, स्कूल खुलता था 10 बजे से 4 बजे, वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हम सुबह 8 बजे निकलते हैं और लौटने का कोई समय नहीं होता, 9 बजे 10 बजे। सो वी हैव टू वर्क फॉर राउंड द ईयर एंड लॉन्ग आवर्स। वो करने से ये समस्या का समाधान होता है। बट आपके उस पॉइंट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि टीचिंग करने के लिए चिंतन की आवश्यकता होती है, खाली कंटेंट से काम नहीं चलता है। उस कंटेंट पे थिंकिंग करना, उस कंटेंट पे विचार करना, और किस तरह से देना ताकि उसका इफेक्टिवनेस, उसका प्रभावी ढंग से उसका प्रभाव पड़ता है। जी सर, ये जो आप कह रहे हो कि जब टीचिंग के लिए जनरली क्या होता है कि जो टीचर टीच कर रहा है उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन ही कम है कि टीचिंग की जाए, उससे बाकी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा। जो सिलेक्शन की आप बात कर रहे थे, तो जब सिलेक्शन होता है तो इस बेस पे नहीं होता कि टीचर कैसा टीच कर रहा है या क्लास उसकी कैसी है, वो किसी और ही चीज़ों पे होता है। तो वो ठीक है, लेकिन मेरा कहना है कि टीचर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गया, मतलब नॉट मियरली टीचिंग, लीडरशिप की भूमिका में। नहीं, टीचर जो है वो लीडरशिप की भूमिका में है, और मैंने जो जितने पॉइंट्स बताए आपको वो सारी चीजें करनी है।
समझ रहे हो ना? टीचिंग के अलावा टीचिंग लर्निंग, इसलिए अब टीचिंग नहीं कहा जा रहा, अब क्या कहा जा रहा है? लर्निंग कहा जा रहा है। तो वी हैव टू, टीचर हैज टू बी अ फैसिलिटेटर ना, लर्निंग को फैसिलिटेट कर, रोल हमारा थोड़ा चेंज हो रहा है। हमें ब्लेंड करना होगा बहुत सारी चीजों के साथ में, कि क्लासरूम में आने से पहले वो क्या पढ़े या कौन सी चीज देखे, क्लासरूम में आने पे हम क्या बात करें, और क्लासरूम से वो चला गया तो उसको और कौन सा दे। दिस इज हाउ, वो जो एक सेमेस्टर का 40 घंटा है, यू कैन मैक्सिमाइज अप टू 120 आवर्स, और उसमें आपका एआई मदद कर सकता है, उसमें आपके जितने डिजिटल रिसोर्सेज हैं वो मदद कर सकते हैं। So, but for that we need to do whole planning, and that's what I guess ma'am is trying to portray, that we don't have time to plan our lectures. We are giving so many टाइम responsibilities. नहीं होना ये बहाना है ना। सर, और आपने बोला ऑनलाइन क्लास के लिए, दिस इज द फैक्ट। क्लास में अगर हम डेली क्लास लेते हैं 20-25 बच्चे आते हैं, बट ऑनलाइन में सर 80 बच्चे आते हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मेरा सवाल है सर, जी। शिक्षक और गुरु में क्या फर्क है? क्या हमें शिक्षक बनना चाहिए या गुरु बनना चाहिए? भाई, गुरु बनने की पहली स्टेप तो शिक्षक ही है। दोनों का फर्क क्या है? इतिहास के संदर्भ में मैं समझती हूँ कि गुरु बनना क्वाइट डिफिकल्ट बिल्कुल है। है। समझाया गया है गुड गवर्नेंस और इसके बारे जी। में, और क्वालिटी, टीचर्स की क्वालिटी के बारे में। तो गुरु शब्द को लेकर गुरु बनना, जब वो पद्धति ही नहीं है, शिक्षा व्यवस्था ही नहीं है, तो गुरु और शिक्षक चलिए जी, आपकी एक बात को कह के मैं समाप्त करता हूँ कि एक जमाना था, दो तरह की शिक्षा, आज भी दो तीन तरह की शिक्षा चलती है। एक फॉर्मल होता है, औपचारिक होती है, एक इनफॉर्मल होता है, एक नॉन फॉर्मल होता है, यही होता है ना, 3 तरह की होती है। पुराने जमाने में आप गुरुकुल पद्धति में देखो तो जो रोजगार वाली शिक्षा होती थी, ध्यान से सुनना, बड़ा अंतर है, पैराडाइम शिफ्ट है, बिग पैराडाइम शिफ्ट, कि जो रोजगार की शिक्षा होती थी उसके लिए स्कूल कॉलेज नहीं जाना, वो अपने परिवार से सीखता था। किसानी बेटा किसानी से, लोहार वाला लोहारी सीखता था, सुनार सुनारी सीखता था। रोजगार वाली शिक्षा वो कहाँ लेता था? घर पे या अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं से लेता था। उसकी कहीं औपचारिक शिक्षा नहीं होती थी, उसकी कोई फीस भी नहीं थी। ज्ञान वाली शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल में जाना पड़ता था, और वहां जाकर के गुरु दक्षिणा भी कभी देनी पड़ती थी। वहां बैठ करके वो लोग होते थे जो वहां से सिर्फ ज्ञान लेकर के आते थे और समाज में सुधार का और समाज के उन्नयन का कार्य करते थे। रोजगार का पूरा कार्य और पूरी शिक्षा व्यवस्था परिवार के जीवन में। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ये बिल्कुल रिवर्स होने लगा। अब आज के दिन में विद्यार्थी, रजनीश भाई बेहतर बताएंगे, मैं कई साल एडमिशन हम लोग देखते रहे, तो पेरेंट आता है ना तो पहला सवाल पूछता है, सर यहाँ प्लेसमेंट होता है क्या? दूसरा सवाल पूछता है, सर पैकेज कितना मिलता है? वो ये नहीं पूछता आपके यहाँ टीचर है कि नहीं, क्लास लगती है कि नहीं, लैब्स हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं पूछता। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो रोजगार वाली शिक्षा जो अनौपचारिक थी वो औपचारिक हो गई, और जो औपचारिक थी वो कहीं गुम हो गई। इसीलिए गुरु कहीं गुम हो गया और शिक्षक बन के रह गए। तो जब वो रोजगार वाले से ऊपर उठोगे ना, तब वो गुरु वाली बात होगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो गुरुत्व भी अटेन होगा, थोड़े एक्सपीरियंस के बाद आपको अटेन होने लगे, खुद ही आपको अटेन होगा, आप सबको अटेन होगा अनुभव के साथ, ठीक है। थैंक यू।